चलिए, फरवरी का आपका जो पार्ट वन का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, हम लोगों ने दो वीडियो में 44 तक हम लोगों ने खत्म किया था। आज हम लोग 45 से प्रश्न को देखने वाले हैं। और जो 45 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा है, कार्ड सेल थेरेपी जो था काफी अभी चर्चा में था, तो एग्जाम में उससे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कार्ड सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यह एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है। यह एक प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है जिससे रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी से बात करें क्या चीज का इलाज होता है, तो कैंसर का इलाज होता है। ठीक है, कार्ड सेल थेरेपी जिसमें कायरेमिक एंटीजन, ठीक है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। परफेक्शन वाले पीडीएफ में भी मैंने आपको बोला था इसका फुल फॉर्म याद करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, C4 होता है काइमेरिक, ठीक है, A फॉर एंटीजन, ठीक है, R फॉर होता है रिसेप्टर होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो बाहर में है, गाड़ी की आवाज जहां से आ रही है माइक बंद करके रखिए। ठीक है, काइमेरिक क्या होता है, काइमेरिक एंटीजन, ठीक है, और क्या होता है रिसेप्टर। समझ गए, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखेंगे टी सेल थेरेपी के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। ठीक है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और ठीक है लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है, तो ये बिल्कुल ये भी आपका सही है। ठीक है, कार्ड सेल थेरेपी की बात करेंगे तो इसके ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, व्हाइट ब्लड कैंसर होता है जिसको श्वेत कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला क्या है, कैंसर है। ठीक है, और लिम्फोफा की बात करेंगे तो लिम्फोफा ध्यान में रखिएगा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर है। ठीक है, तो लिम्फोफा की बात करेंगे तो लसिका प्रणाली से उत्पन्न होता है। और यहाँ पे बात करेंगे ल्यूकेमिया की बात करेंगे तो कैसे श्वेत रक्त कोशिकाओं से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, और दोनों में मतलब ये काम करता है, इसलिए स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या आपका सही है। कार्ड सेल थेरेपी का उपयोग अत्यधिक किफायती है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्ड सेल थेरेपी जो होता है बहुत अधिक महंगा है, किफायती नहीं है। ठीक है, बाकी कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको पता है। तो इसका दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहला नंबर कथन, दूसरा नंबर कथन की बात करेंगे सही, ये वाला गलत है क्योंकि क्या है, काफी अधिक महंगा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किफायती नहीं है। अब आते हैं क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज, क्या नाम है इसका, क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, यह कैनाइन पार्वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह कैसा नूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो कैसा नूर फॉरेस्ट डिजीज एक जूनोटिक बीमारी है तथा ये सर्वप्रथम बंदरों में पाई जाती है। ठीक है, तो कैसा नोर फॉरेस्ट डिजीज जो किससे होती है, तो बंदरों से। ठीक है, किससे होती है, तो ये बंदर से होने वाला क्या है, एक तरह का बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, तो एक जूनोटिक बीमारी, कैसी बीमारी है, एक जूनोटिक बीमारी है। ठीक है, तो ये कैनानाइज पार्वो वायरस के कारण होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको मंकी डिजीज के नाम से जाना जाता है। यह कैसा सुर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो ये पार्वो वायरस के कारण नहीं होता है, ये कैसा नूर डिजीज वायरस की वजह से ही मतलब होता है। और ये मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट पार्वो वायरस देकर गलत दे दिया, क्योंकि ये जो बीमारी जो होता है ना, बीमारी कैसा नूर वायरस से ही होता है। ठीक है, मतलब वायरस का नाम भी क्या है, तो कैसा नूर ही है। ठीक है, और ध्यान में इसको मंकी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, इसको मंकीज, ठीक है, डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी पहचान की बात करेंगे तो इसकी पहचान सबसे पहले 2007 में अफ्रीका के कैसानूर जंगल में एक बीमार बंदर में देखी गई थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसकी पहचान की बात करेंगे तो 1957 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1957 में हुई थी। और अभी कैसानूर ये डिजीज जो है ना, इसकी खोज भारत में की गई थी। ठीक है, कर्नाटक के कैसानूर वन में एक बीमार बंदर में की गई थी। ठीक है, तो कहाँ पे की गई थी, तो कर्नाटक में की गई थी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, फॉरेस्ट का नाम क्या है, तो कैसानूर फॉरेस्ट का ही नाम है। ठीक है, तो यहीं पे एक बीमार बंदर में इसकी खोज की गई। ठीक है, भारत में फिलहाल इस वायरस का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इसका टीका उपलब्ध है। ठीक है, मतलब कैसानूर की बात करेंगे, ये जो होता है डिजीज जो होता है, इसके रोकथाम के लिए एक टीका उपलब्ध है जिसका नाम है फार्मेलिन, क्या नाम है, फार्मेलिन
इनएक्टिवेटेड वैक्सीन नाम है, ठीक है, जिसका उपयोग भारत में स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका टीका उपलब्ध है। तो बोला कितने कथन सही है, तो उपर्युक्त में से कोई भी कथन की बात करेंगे सही नहीं है, सारे के सारे कथन की बात करेंगे गलत है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि स्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही है। मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत मतलब केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है, तो बिल्कुल ये सही है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत इस योजना का लक्ष्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को क्रमिक तौर पर, ठीक है, औपचारिकरण करना है, तो ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, वो भी स्टेटमेंट क्या है आपका पूरी तरीके से सही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे आपका सही है, ऑल स्टेटमेंट टू, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे यावमंडलीय। अब यहाँ पे देखें यावमंडलीय नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। क्या दिया, यावमंडलीय नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। यावमंडलीय नदियां आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प पहुंचाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला स्टेटमेंट है यावमंडलीय नदियां आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक एक महत्वपूर्ण मात्रा में जल पहुंचाती है, तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। पाइन एप्पल एक्सप्रेस, ठीक है, चर्चा में था। पाइन एप्पल एक्सप्रेस यावमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षा का कारण बनता है, तो ध्यान में रखिएगा ये स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कथन 2 की बात करेंगे गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान में रखना है पाइन एप्पल एक्सप्रेस यावमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण जो अमेरिका के पश्चिमी तट, ठीक है, ध्यान रखें, अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षण करता है, कथन 2 गलत है। तो इसका गलत होने का रीजन क्या है, पाइन एक्सप्रेस एक्सप्रेस, ठीक है, यावमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षण का कारण बनता है, ठीक है। यावमंडलीय नदियां अक्सर एमटी समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान से जुड़ी होती है, ये सही है, ठीक है। स्टेटमेंट की बात करेंगे ये गलत नहीं है, सही है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस चेक कीजिएगा तो, ठीक है, इसमें गलत दे रहा है, ये सही होना चाहिए, ठीक है। इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कहाँ पे बरसात, अमेरिका के पश्चिमी तट पे ही होता है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। उदार रुख का मतलब है केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप करने के लिए चरणबद्ध रूप से समायोजन वापस लेना है, ठीक है। उपर्युक्त कथनों में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखेंगे आपका ये कथन 1 का कथन 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। रिपीट कर रहा हूं, उदार रुख का मतलब है केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है, सही है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति की बात करेंगे, मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप करने के लिए चरणबद्ध रूप से समायोजन को मतलब क्या करना है, वापस लेना, तो ये भी आपका सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखेंगे आगे का क्या प्रश्न अमेरिका है। के पश्चिमी घाट कनाडा में बसा होता है। अमेरिका का पश्चिमी घाट क्या दिया था, कनाडा। और तो यहाँ पर लिखा अमेरिका का पश्चिमी तट, यही मैं बोला सही है ये, ठीक है। विशेष रूप से कैलिफोर्निया में वर्षण करता है, ठीक है, तो इसमें क्या कनाडा दिया हुआ है क्या, हाँ, कनाडा लिखा। तो यही कहीं डाउट हो सकता है, ठीक है, उस पेपर में अच्छे से देख लूंगा, ठीक है। अब चलेंगे इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2, ठीक है, 2030 रिपोर्ट हाल में ही निम्नलिखित में से किसके द्वारा मतलब प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो इंडियन ऑयल
मार्केट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट हाल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मतलब जारी की गई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो देखना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा, लौटो मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, तो बिल्कुल सही है। प्रथम आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से उनके द्वारा लाहौर में स्थापित की, बाद में इसका मुख्यालय बंबई में स्थापित किया गया। तो बताइए सही है क्या? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो शाखा जो थी ना वो बॉम्बे में स्थापित की, कहाँ पे? बंबई में स्थापित की गई थी। इसी की शाखा को बाद में, ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में स्थापित किया गया था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1875 में इसकी जो पहली शाखा जो थी, ठीक है, कहाँ पे थी? बंबई में थी, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया था, ध्यान में आपको रखना है। तो आपका पहला नंबर ही कथन सही, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट है गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, ठीक है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, बात करते हैं, यह जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, तकनीकी अथवा प्रतिक्रियात्मक खामियों के लिए कारावास की आकांक्षाओं को कम करने पर केंद्रित है। यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है? तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो ध्यान में यहाँ पे क्या प्रश्न था? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रक की बात करेंगे तो संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह जल प्रदूषण से संबंधित छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिए कारावास की आकांक्षाओं को कम करने पर केंद्रित है, तो ये भी ठीक है। ये केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सेकेंड नंबर स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों को दोनों सही है। ठीक है, अब आते सैन्य आभा, जिसका नाम है सदा तकनीक। क्या नाम है? सदा तकसीन, क्या नाम? तनसीक, सदा तनसीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है सदा तनसीक के बारे में? ठीक है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में संयुक्त अभ्यास है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। भारत और सऊदी अरब के बीच में क्या होता है? तो सदा तनसीक होता है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेखित अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्या नाम है? सदा तनसीक। ठीक है, सदा तनसीक की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे। सैन्य अभ्यास जो कि भारत और किसके बीच में होता है? तो भारत और यूएई के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यूएई के बीच, सॉरी, सऊदी अरब के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? तो सऊदी अरब के बीच में होता है सदा तनसीक। क्या लिखा हुआ है? संयुक्त, ठीक तो लिख रहा है, यूएई के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सा एक्सरसाइज का नाम है? सदा तनसीक। ठीक है, ध्यान में रखना। अभी इसका ध्यान में रखना, इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों क्षेत्रों के सैनिकों को मतलब क्या है? प्रशिक्षित करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए, मतलब इसका सही की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, आप चलते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, स्यूडो सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, जिसको संक्षेप में क्या बोला जाता है? HAPS कहा जाता है। ठीक है, HAPS की बात करेंगे, एक सौर ऊर्जा संचालित यूएवी है, यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों में समतापमंडल में बना रह सकता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, HAPS की बात करेंगे तो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की बात करेंगे, एक सौर ऊर्जा संचालित यूएवी है, यह सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और महीनों अथवा वर्षों तक मतलब समतापमंडल में रह सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। HAPS क्षोभ मंडल में वाणिज्यिक हवाई जहाजों की ऊंचाई से लगभग दोगुनी ऊंचाई पे मतलब क्या होता है? संचालित होता है। तो ध्यान रखिए, दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि HAPS क्षोभ मंडल में वाणिज्यिक हवाई जहाजों की ऊंचाई से लगभग दोगुनी ऊंचाई पे संचालित होता, तो गलत है। ठीक है, HAPS क्षोभ मंडल में नहीं होता, समताप मंडल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तब ध्यान रखें, हवाई जहाज कहाँ पे होगा? क्षोभ मंडल में थोड़ी ना उड़ेगा, कहाँ पे उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। तो HAPS समताप मंडल
में संचालित होता है और 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे अपनी अवस्थिति बना सकता है, जो वाणिज्यिक हवाई जहाजों के ऊंचाई से लगभग दोगुना है। ठीक है, इस ऊंचाई पर संचालन करने की क्षमता उन्हें उपग्रहों के समान अनुवीक्षण करने की क्षमता भी प्रदान करती है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में नहीं, कहाँ पे होती है, तो समताप मंडल में होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका केवल एक कथन सही है। हार्ड क्रोम प्लेटिंग, ठीक है, क्या नाम है, हार्ड क्रोम प्लेटिंग एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है जिसमें संक्षारण और, ठीक है, पहनने के प्रतिरोध में सुधार के लिए सतह पे क्रोमियम की एक तरह परत लगाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। HVAF जिसको क्या बोलते हैं, हार्ड क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, HVAF छिड़काव में कम तापमान और उच्च कण वेग शामिल होते हैं, जिसमें जिसमें 5 से लेकर 15, क्या बोलते हैं इसको, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, एम में महीन आकार के पाउडर का उपयोग करके कोटिंग्स के जमाव की अनुमति मिलती है। तो बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, आईटी का क्वेश्चन है। तो 55 की बात करेंगे, तो 55 का बात करेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे, जीवाश्म ईंधन के दहन से विशेष रूप से सल्फर युक्त सल्फर डाइऑक्साइड और उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते, अतः कथन एक सही है। ठीक है, ये कौन सा 55 नंबर में से सोल्यूशन में कुछ और दे रहा है, एक मिनट में, इसके सोल्यूशन कुछ और दे दिया है। इसमें अम्ल वर्षा का सोल्यूशन दे रहा है, इसमें क्वेश्चन में कुछ और दे दिया। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दिया लिम्फेटिक, ठीक है, क्या नाम है, लिम्फेटिक फलेरियासिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो लिम्फेटिक फलेरियासिस की बात एक बीमारी है। ठीक है, यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिसको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो कुत्तों के माध्यम से, ठीक है, प्रसारित फाइलेरिया परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि लिम्फेटिक फलेरियासिस जिसे आम तौर पर हाथी पांव रोग के रूप में जाना जाता है, परजीवी संक्रमण के कारण होने वाला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, तो कुत्ता के माध्यम से नहीं फैलता, किसके माध्यम से फैलता है, मच्छर के माध्यम से ये फैलता है। ठीक है, जिसको हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार का रोग है ये, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ठीक है, मतलब कौन सा रोग बोलते हैं इसको, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, मतलब उष्णकटिबंधीय उपेक्षित रोग इसको कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण बचपन में शुरू होकर वयस्कता तक संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय दीर्घकालीन रोग की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये आपका सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, ये कुत्ते के काटने से नहीं होता, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका सही है। ठीक है, चलिए, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, ठीक है, ध्यान में, वैश्विक जीव विविधता फ्रेमवर्क ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की बात करेंगे तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि इसे वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण तथा स्थिरता में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे वनाग्नि, बाढ़, चरम मौसमीय घटनाएं और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियों का मतलब क्या होता है, खतरा होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, मतलब ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के संबंध में पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही। क्यों बनाया गया ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ठीक है, फ्रेमवर्क फंड क्यों बनाया गया, तो इसे वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण तथा स्थिरता में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मित किया गया। ठीक है, जिसे वनाग्नि मतलब जंगल में आग लगना, बाढ़, चरम मौसमीय घटना और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरा होने पे इस फंड का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा किया जाएगा और निजी परोपकारी तथा सरकारी निवेश के माध्यम से धन भी इसमें क्या होगा, जुटाया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या सही है। किसके संदर्भ में बात हो रही है, तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान में रखना है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह सूक्ष्म और लघु उद्योगों को किफायती ऋण प्रदान करने की भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका लक्ष्य, ठीक है, उनके वित्तीय समावेशन को औपचारिक बनाना और बिना वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करना था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, दूसरा 10 लाख रुपए
से कम की गैर कृषि आय गतिविधियों के लिए व्यावसायिक योजना वाले भारतीय नागरिक मुद्रा ऋण ले सकते हैं। बिल्कुल, तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापारीय सेवा क्षेत्र सहित गैर कृषि क्षेत्र की आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है, उसे 10 लाख रुपए से कम के ऋण की आवश्यकता है। किसी बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के, ठीक है, पीएमवाई के तहत, ठीक है, पीएमएमवाई के तहत माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा ऋण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही। पहला भी सही, तो दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, कितने ऋण मिलते हैं, तो 10 लाख तक का लोन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नजुल भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, नजुल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है, किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, नजुल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है, किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य के संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को 1 से 9 वर्ष तक की संक्षिप्त अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करती है, तो गलत है। ठीक है, ध्यान में क्या होता है, इसे आमतौर पर 15 से 99 वर्ष के लिए नजुल भूमि को दिया जाता है। ठीक है, कितने, ये इंपॉर्टेंट है, 15 से लेके 99 वर्षों के लिए इसको देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से लेकर 99 वर्ष तक के निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। ठीक है, आप चलेंगे तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, नजुल भूमि नियम 1956 का वह कानून है जिसका उपयोग अधिकतर नजुल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कथन 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो भी सही, क्योंकि 1956 में ये कानून आई थी। ठीक है, तो आपको कौन सा स्टेटमेंट दूसरा के छोड़ के, इसमें कितने कथन सही, तो पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब 2 ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, भारत के, ठीक है, भारत के एनिमेशन विजुअल, ठीक है, भारत के एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स तथा एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट की बात करें कि वर्तमान में, ठीक है, भारत वैश्विक, ठीक है, वैश्विक एवीजीसी एक्सआर, एवीजीसी एक्सआर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एंड एक्सीडेंट रियलिटी के कुल उत्पादन का 7% हिस्सा साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बात करेंगे 5% हिस्सेदारी, वैश्विक 5% हिस्सेदारी हमारे पास है इसका। ठीक है, 7% नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एवीजीआर एक्सर उद्योग में प्रतिभा को निखारने के लिए एक अनुकूल प्रस्तुति तंत्र को बढ़ावा देगा। तो कथन 2 की बात करेंगे, तो कथन 2 जो है वो भी आपको सही है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 6 से स्कूल के पाठ्यक्रम में रचनात्मक कला, डिजाइन और खेल को एकीकृत किया है, जिससे एवीजीसी एक्सर के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण को मतलब बढ़ावा मिलेगा। तो केवल 2 कथन सही है। अब आते हैं रुपए के संबंध में। रुपए आप लोग यूज करते होंगे, क्रेडिट कार्ड भी होता है रुपए का, और आपके पास डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो जरा चलिए इस पे विचार करते हैं रुपए के संबंध में। ठीक है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा विकसित भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा का उत्पाद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुपए की बात करेंगे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, यूपीआई भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया, रुपए इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया। ठीक है, यह घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसका उपयोग पूरे भारत में स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल, बिक्री के एक मिनट को पीओएस के रूप में प्रयोग करते हैं। जहां पे देखेंगे ना मशीन वगैरह लगा होता है, उसमें बस एटीएम कार्ड को सटाइए, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। ठीक है, उपकरणों और ई कॉमर्स वेबसाइटों में किया जा सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, दूसरी बात, रुपए इतना अच्छा भुगतान प्रणाली है। ठीक है, रुपए की बात करेंगे तो क्या है, रुपए की बात करेंगे तो एक नेटवर्क है। आप बोलोगे सर रुपए क्या होता है, पेमेंट नेटवर्क रुपए है, जैसे मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद बात करें मास्टर कार्ड के अलावा कौन सा है, रुपए हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, और भी काफी रहता है ना। एक मास्टर कार्ड है, एक रुपए है, और एक कौन सा है, क्या, वीजा, वीजा कार्ड। ठीक है, ये सब क्या है, पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है, तो रुपए भारत का अपना है। ठीक है, ये दोनों के दोनों यूएसए का। आप कुछ भी पेमेंट आप करते हैं ना मास्टर कार्ड से करिए, वीजा के थी, तो कुछ पैसा इनको मिलता है। ठीक है, रुपए एक पहला ऐसा निकला है जिसको आप लोग, ठीक है, क्रेडिट कार्ड को एज ए यूपीआई भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नेटवर्क है, भारत का अपना है। ठीक है, एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं 2 क्वेश्चन और रह गए।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गया है, पता है ना आपको। वो सभी त्रिसेवा सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या करते हैं तो सभी त्रिसेवा सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसके निर्माण की सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? 2001 में की गई थी इसकी सिफारिश है भाई साहब। तीनों सेना के बीच में समायोजन बैठाने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि 1999 में जब कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तो 1999 में कारगिल का जब युद्ध हुआ तो कारगिल की समीक्षा समिति जो थी, रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था एक मिनिस्टर के ग्रुप को। एक मिनिस्टर का जो ग्रुप जो था, उनको कारगिल का जो युद्ध जो हुआ था उसकी समीक्षा करने के रिपोर्ट सौंपा गया था। तो अंतिम उन्होंने बोला था तो भाई साहब एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाइए, ताकि तीनों सेना को मतलब क्या कर सके, बीच में कमांड स्थापित कर सके। ठीक है, पहले सीडीएस की बात करेंगे, कौन थे? बिपिन रावत जी जो थे पहले सीडीएस थे, जिनका प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग के भी प्रमुख होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स का भी मतलब क्या होता है? प्रमुख होता है। तो ये भी आपका सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आप देखिए, नीति आयोग का दूतावास साम्राज्य ने, ठीक है, नीति आयोग का दूतावास साम्राज्य ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में, ठीक है, परिवहन ईंधन के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी शीर्षक ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नीति आयोग और दूतावास साम्राज्य ने, ठीक है, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में, ठीक है, परिवहन ईंधन के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड क्या होता है? नेचुरल गैस, जिसको फुल फॉर्म होता है, शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी किया है। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो गैस जो होता है ना, इसको जानते हैं -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एलएनजी को ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, -260 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस को लगभग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है, जिससे एक स्पष्ट रंगहीन और गैर विषाक्त तरल पदार्थ निर्मित होता है, जिससे प्राकृतिक गैस की बड़ी आपूर्ति वाले क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में ले जाया जाता है जहां प्राकृतिक गैस की मांग क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी वही है। तो 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा किया जाता है, जिसमें एक स्पष्ट रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं होता, और गैर विषैला तरल बनता है, जिसे एलएनजी के रूप में जाना जाता है। इसे लंबी दूरी तक आसानी से ले जाया जाता है। आपका दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो भी सही है। कथन एक कथन दो सही है, एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। अब देखेंगे स्मार्ट शहर तो था ही, अब हमारे यहाँ क्या गया? स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्मार्ट ग्राम परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। इस परियोजना को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित किया गया था, बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इस परियोजना का लक्ष्य बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, क्या है? बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, इस परियोजना का लक्ष्य बिहार के बेगूसराय में ग्राम पंचायतों तक पीएम वाणी, प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करना, तो यह भी सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पटाना, ठीक है, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व दक्षता को बढ़ाना है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा योजना है? स्मार्ट ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। तो इस परियोजना का संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित किया गया, सही है। इस परियोजना का लक्ष्य बिहार के बेगूसराय में ग्राम पंचायतों तक पीएम वाणी, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस सेवा का विस्तार करना, यह भी सही है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पटाना, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व की क्षमता को बढ़ाना, यह भी आपका सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है, सभी तीन कथन सही है। फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। इसमें वे सभी प्रक्रिया शामिल है जिसमें चिकित्सीय कारणों से महिला जनांग में परिवर्तन शामिल होता है, ठीक है। तो फीमेल जेनेटिक म्यूटेशन में वे सभी प्रक्रिया शामिल जिनमें चिकित्सा के अलावा
अन्य उद्देश्यों के लिए महिला जनांग में बदलना अथवा नुकसान पहुंचना शामिल है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकार के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और अखंडता के उल्लंघन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें वे सभी प्रक्रिया शामिल है जिसमें चिकित्सीय कारणों से महिला जनांग में परिवर्तन होता है। तो केवल चिकित्सीय कारण से नहीं, ठीक है, चिकित्सीय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी महिला जनांग में जो परिवर्तन होता है वो भी इसमें शामिल है। तो आपको पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा कथन की देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में प्रचलन में है। तो सही, इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी पूर्वी और उत्तर पूर्वी अफ्रीका के साथ साथ कुछ विशेष, ठीक है, मध्य पूर्वी और एशियाई देशों में प्रचलित है। तो ये भी आपका सही है। भारत में, ठीक है, भारत में एफजीएम प्रथा का प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कानून नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत में एफजीएम प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई भी कानून नहीं अभी तक, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एफजीएम का मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है। तो अभी हम लोगों ने इसको पार्ट 1 को खत्म कर दिया। कल से हमारा इसका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा और 3 दिन के अंदर में हमारा पार्ट 2 भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जनवरी और फरवरी का हमारा एमसीक्यू करंट अफेयर्स जो था वो क्या हो गया, तो समाप्त हो गया, ठीक है। ज्यादा नहीं रहा था, 3 दिन में, 6 दिन में समझिए कि से क्या होता है, एक पीडीएफ आपका समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। हमारा भी अप्रैल तक आया हुआ है, मई तक आया हुआ है, तो हम लोग जल्दी इसको क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, आगे का जो प्रश्न जो है पार्ट 2, ठीक है, तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, पार्ट 2, ठीक है, फरवरी का पार्ट 2 जो है इसको कर आइएगा, ठीक है, और इससे हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। सीएससीपी से प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य से तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो ज्यादा नहीं